ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरेपेटिक योगा हम कर रहे थे, जिसमें आपका लास्ट आज का चैप्टर है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला डिसऑर्डर आता है न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस क्या है? किसी चीज से ज्यादा एकदम से डर जाना या फिर ज्यादा दुखी रहना, ये न्यूरोसिस के अंदर आता है, अगर सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो। न्यूरोसिस इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो मानसिक विकार एक प्रकार का है ये। क्या होगा इसमें? कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एंजाइटी, बेचैनी रहती है उसको। डिस्ट्रेस यानी कि तनाव ज्यादा रहता है। और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब इमोशनली वो स्टेबल नहीं होता, किसी भी चीज को ओवर लेके चलता है। अगर दुख हो जाए तो उसको एक्सट्रीम लेवल तक फील करता है कि मुझे ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुख। तो वो कंडीशन न्यूरोसिस की आती है। कारण क्या क्या है इसके? पहला है, कोई बचपन में ऐसा ट्रॉमा हुआ हो उसके साथ, कोई अब्यूज हुआ उसके साथ, या फिर नेग्लेक्ट, तो वो फिर बच्चों में भी वो चीज ट्रांसफर हो जाती है। क्रोनिक स्ट्रेस फ्रॉम वर्क, काम में स्ट्रेस ज्यादा है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो ये सारे कारण जो हैं न्यूरोसिस के बनते हैं। तो ये हिंदी में है, तो जिसको देखना है वो इस हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। कुल मिला के इसमें सारी चीजें वही आएंगी कि जो आपको एक एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर देती हैं, या फिर बैकग्राउंड जिनका ऐसा होता है कि जो माइंड को डिस्टर्ब करने वाला होता है, मन पे असर जो चीजें डालती हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये बाकी सारी चीजें इन्हीं के अंदर समा जाएंगी, ऐसे मान सकते हैं। जो मेन है पॉइंट्स यही है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, जेनेटिक्स उसकी, और या फिर स्ट्रेस है काम की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, रिश्तों में, या फिर फाइनेंशियल कोई इसको क्राइसिस चल रहा है परिवार में, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो लक्षण क्या होंगे इसमें? तो ज्यादा चिंता करेगा वो, जितनी चिंता करनी चाहिए एक नॉर्मल लेवल की, उससे ज्यादा करेगा। एंजाइटी होगी उसको। और इरेशनल फियर्स, जिन चीजों से डर नहीं लगना चाहिए सामान्य स्थिति में, उन चीजों से भी डरने लग जाता है। ऑब्सेसिव थॉट्स, कि छोटी छोटी बातों पे क्या आएगा, उसको गुस्सा आएगा, ऐसे उसके विचार बन जाते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर, कि मतलब किसी से घुले मिलेगा नहीं, अकेले में रहेगा। परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक है, इसमें मेन जो है लक्षण देखा जाता है इसमें, कि लगातार वो दुखी रहेगा। घर में कोई खुशी का माहौल भी है तब भी वो कुछ न कुछ दुखी होने का बहाना ढूंढ लेता है। होपलेसनेस, उम्मीद वो खो देता है सारी। लो सेल्फ एस्टीम, खुद के बारे में भी कुछ अच्छे विचार उसके नहीं होते हैं, खुद के बारे में भी लो फील करता है कि मैं दूसरों से बहुत कम हूँ। सिर में दर्द भी हो सकता है इसकी वजह से। ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। ये ऊपर वाले जो थे ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, अब ये फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। हेडेक होगा। और जब हमने आईबीएस पढ़ाया था आपको, तो उसमें मेन कारण जो बताया था उसका स्ट्रेस बताया था, कि मानसिक विकार पहले होगा, उसके बाद आईबीएस की समस्या आती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज उसके हो सकते हैं। इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी उसको। फटीग, तनाव और थकान रहेगी हमेशा। तो ये इसके लक्षण देखे जाते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। जो भी ये मानसिक विकार है, ठीक है, चाहे वो कोई भी टाइप है, तो सबका एक कॉमन योगाभ्यास का प्रोटोकॉल है। वो हम सारे डिसऑर्डर्स डिस्कस करने के बाद लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे सबके कॉमन। तो अगला डिसऑर्डर आता है इसमें एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? मतलब एक तरह से चिंता। ठीक है। अगर इसके साथ डिसऑर्डर ना हम ऐड करें तो एंजाइटी होता है चिंता, कि जो भी, और चिंता जो वर्ड आता है वो आता है चिंतन से, कि जो भी आप डेली चीजें करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो उनके बारे में चिंतन करना, विचार करना, ये नॉर्मल एक फिजियोलॉजी है बॉडी की। ठीक है। लेकिन अगर इसी की मात्रा ज्यादा हो जाए, अति हो जाए इस चीज की, चिंतन की अति हो जाए, चिंता की अति हो जाए, या फिर एंजाइटी की अति हो जाए, इसी को हम बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एक्सपीरियंसिंग ओकेजनल एंजाइटी इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब परिस्थिति के अनुसार अगर कुछ उसको कभी चिंता करनी पड़ जाती है, चिंतन करना पड़ जाता है, तो ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, ये कोई विकार नहीं है। लेकिन विकार कब हो जाता है ये? हाउएवर पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली हैव, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार उनको यही कंडीशन बन जाती है,
ऐसे रहने की आदत जिसको हो जाती है। हैव इंटेंस, एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट वरी एंड फियर अबाउट एवरीडे सिचुएशन। या कि वो छोटी छोटी बातों में अब सोचने लग जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। और लगातार उसको चिंता बनी रहती है और ज्यादा सोचना शुरू कर देता है वो। दीज फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज। ठीक है। ये इसमें मेन है कि जब डेली एक्टिविटीज में ये चिंतन जो है, चिंता जो है, ये इंटरफेयर करना शुरू कर दे, तब हम उसको डिसऑर्डर मानते हैं। आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल डेंजर एंड कैन लास्ट ए लॉन्ग टाइम, किंतु जो वास्तविक खतरा है उससे कोसों दूर होती है ये चिंता। ठीक है। और ये लंबे समय तक भी बनी रह सकती है। तो ये है आपका बेसिक सा एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? अगेन, इसका कारण जो है वो अननोन है। अभी तक एग्जैक्ट कारण इसका पता नहीं कर पाए हैं कि ये होता किस वजह से है। फिर मेडिकल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कि कोई लंबी बीमारी उसको रही है तो उसका वो स्ट्रेस ले लेता है। कोई उसको चोट लगी थी या फिर एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कोई बॉडी पार्ट उसका लॉस्ट हो जाता है, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। हार्ट डिजीज, कि जैसे एकदम से हेल्दी था बिल्कुल, जैसे ही हॉस्पिटल में गया वहां उसको बता दी कि आपको ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज हो गई है, तो तुरंत वो स्ट्रेस ले लेगा, उसका चिंता करने लग जाएगा। डायबिटीज अगर उसकी पता लग जाए कि इसकी सारी उम्र आपको दवाई खानी पड़ेगी और ये ठीक भी नहीं होती है, ऐसा जो एलोपैथी में परसेप्शन बनता है, तो उसमें वो बता देते हैं, फिर उसको चिंता करने लग जाता है उसकी। थायराइड प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें हॉर्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और स्पेशली इसमें हाइपर की हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है वो फास्ट हो जाता है। जो सामान्य चिंता थी वो भी इसमें इंक्रीज हो जाएगी। फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं कि जो क्रोनिक डिजीज हैं, जैसे सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, तो इनसे भी, क्योंकि ये लंबे समय तक बनी रहती हैं, आसानी से ठीक होती नहीं है। और जैसे ही लंबे समय तक किसी को कोई भी बीमारी रहती है चाहे, तो वो एंजाइटी या फिर चिंता कर ही देती है वो। ड्रग का कोई मिसयूज या फिर विड्रॉल, मतलब ड्रग्स वो पहले लेता था, जो इलीगल ड्रग्स हैं, कोकेन, हीरोइन, इस तरह की, तो उनका मिसयूज करता है, या फिर अचानक से उसकी ये ड्रग्स जो हैं छुड़वा दी जाएं, तो ये सारे कारण जो हैं एंजाइटी के बनते हैं। शराब वो पहले बहुत ज्यादा पीता था लेकिन अचानक से वो पीनी बंद कर दे, तो इससे भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। क्रोनिक कोई पेन है, यानी कि लंबे समय तक किसी पेन में हो, चाहे कमर का दर्द है, चाहे घुटनों का दर्द है, कहीं पे भी शरीर में बॉडी पेन है, वो लंबे समय तक उसके चलता आ रहा है, तो एंजाइटी का रूप धारण कर लेता है। आईबीएस है। ठीक है। हालांकि नहीं मिलता है, इधर उधर घूमता रहेगा, और टेंस, हमेशा उसको टेंशन बनी रहेगी। ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, कि अभी खतरा आने वाला है, वो पैनिक करता है बहुत ज्यादा, और दुखी रहता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है, ये मैंने बता ही दिया था आपको जब मैंने नर्वस सिस्टम किया था, कि कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन है तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर ब्रीदिंग रैपिडली, जल्दी जल्दी वो सांस लेगा। स्वेटिंग, पसीना आने लगता है उसको जब ज्यादा डर जाएगा वो। और ट्रैम्बलिंग, फीलिंग वीक और टायर्ड, मतलब जब सारा काम वो जल्दी जल्दी करेगा और भूख उसको कम लगती है, और अगर आईबीएस भी साथ में हो गई तो जितना खाएगा वो ऐसे कैसे जो मल है उसके रूप में बाहर निकल जाएगा, तो कमजोरी उसके शरीर में आती है, थका हुआ महसूस करता है, कंसंट्रेट वो चीजों पे नहीं कर पाता है, और सोने में भी उसको कठिनाई आती है, यानी कि नींद भी उसको प्रॉपर नहीं आती है। और अपसेट स्टमक होगा इसमें, अब इतना स्ट्रेस लेंगे तो खाना पचेगा नहीं, और अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं पाचन से संबंधित। तो हैविंग डिफिकल्टी कंट्रोलिंग वरी, और ये जो चिंता है उसकी, ठीक है, अगर लंबे समय तक बनी रहे तो ये कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी आदत बन जाती है फिर उस तरह का चिंतन करने की। हैविंग द अर्ज टू अवॉइड थिंग्स दैट ट्रिगर एंजाइटी, जो उसको डराती हैं या फिर जो चीजें ज्यादा चिंता में डाल देती हैं किसी भी इंसान को, और उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो वो उनको अवॉइड करना शुरू कर देता है, कि जल्दबाजी में इनसे उस सिचुएशन से भागने की कोशिश वो करता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। हिंदी में आप पढ़ सकते हो, लगाए गए हैं साथ में। ठीक है। अब अगला जो डिसऑर्डर आता है इसमें आता है फोबिया, यानी कि
एक तो होता है नॉर्मल डर, कि जो डरावनी चीजें हैं उनसे आपको नॉर्मल डर लग सकता है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन अगर कोई चीज है कि जैसे मान लिया रस्सी को सांप समझ के डरते रहे, तो ये फोबिया का रूप धारण कर लेता है। कि अनावश्यक डर इसको बोल सकते हैं हिंदी में, कि जो जहाँ पे आवश्यक नहीं है या फिर जिस चीज से जरूरत नहीं है डरने की, तो उस चीज से भी डरने लगता है वो, तो उसको फोबिया बोलते हैं। इफ फोबिया इज व्हेन समथिंग causes you to feel fear or anxiety that is so severe it consistently and overwhelmingly disrupts your life। मतलब जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज हैं, डेली आप जो काम करते हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे घर पे काम करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो उन एक्टिविटीज को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो उसी को बोलते हैं हम फोबिया। अब अलग अलग टाइप के इसके फोबिया हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके कारण क्या क्या है। तो कोई ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो, मान लिया कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो अब वो गाड़ी ड्राइव करने से डरेगा, गाड़ी में बैठने से डरेगा। कोई हाइट से गिर गया हो, तो वो ऊंचाई पे चढ़ने से डर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जेनेटिक, सॉरी, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस जो उसके साथ पहले हो चुके हैं पास्ट में, तो वो उसके फोबिया का रूप भी धारण कर सकते हैं। या फिर कोई और देख लिया है उसने, कि मान लिया आप नीचे खड़े हो और ऊपर से देख लिया कोई गिरता हुआ, तो फिर आप भी डरोगे ऊपर चढ़ते हुए। तो ये फोबिया में आता है सारा। जेनेटिक्स, जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफर कर जाता है ये। फिर इंफॉर्मेशनल ट्रांसमिशन, कि मतलब जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, कि मान लिया मुझे किसी चीज का डर है, कि ऊंचाई पे चढ़ने से मैं गिर गया था, और मुझे किसी चीज का फोबिया है, तो मैं किसी दूसरे को बताऊं कि ऊंचाई पे नहीं चढ़ना चाहिए, उसको मतलब बढ़ा चढ़ा के ऐसी बातें बता दूं कि वो भी ऊंचाई से चढ़ने में डरने लग जाए। तो यह है इंफॉर्मेशनल ट्रांसमिशन। इंफॉर्मेशन से जो फोबिया ट्रांसफर हो गया है। फिर लर्न फियर, कि धीरे धीरे वो डरना सीख जाए, कि जैसे आजकल बच्चों को हम बोलते हैं खाना खिलाने के लिए या फिर जो भी चीजें हैं, कि भूत आ जाएगा या फिर कोई और चीज आ जाएगी और वो खा जाएगी। तो मतलब ये हम डरना उसको सिखाते हैं। तो लर्न फियर्स भी फोबिया का रूप धारण कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन इसके कारण। अब आगे इसके लक्षण क्या क्या है। तो पहली चीज तो यही है कि इंटेंस और ओवरवेलमिंग फियर, कि डरेगा ज्यादा वो, अनावश्यक डर उसको लगता है, पैनिक कर सकता है उस सिचुएशन में वो। और फीलिंग द नीड टू एस्केप, और उस सिचुएशन से वो भागने की कोशिश करता है। और हार्ट रेट और एक्टिविटी जो इसमें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही डरेगा वो हार्ट रेट इंक्रीज होगा और एक्टिविटी उसकी स्लो डाउन हो जाएंगी। हो सकता है वो फ्रीज हो जाए, मतलब एक ही जगह पे जम जाए। स्वेटिंग, पसीना आने लगता है उसको। फीलिंग हॉट और चिल्स, अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको ठंड लगती है कि गर्मी लगती है। शेकिंग और ट्रेमलिंग, कांपने लगता है, कपकपी आती है उसके शरीर में। नोजिया या फिर अपसेट स्टमक और स्टमक है, कि नोजिया की फीलिंग उसको हो सकती है कि ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी आने वाली है। अपसेट स्टमक यानी कि पाचन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर पेट में दर्द उसको हो सकता है। टाइटनेस और पेन इन योर चेस्ट, की जो छाती है उसमें भारीपन और दर्द भी हो सकता है। ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको कठिनाई महसूस होगी। फीलिंग डिजी, यानी कि चक्कर, ऐसा लगेगा उसको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। और फेंटिंग, बेहोश भी हो सकता है वो। अब बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, ये तो लगभग कॉमन है दोनों में, बड़ों में और अडल्ट में, सॉरी, बड़े में और छोटे बच्चों में। तो स्पेशली चिल्ड्रंस में क्या क्या आएगा। वो रो सकते हैं जब उनको कोई डर लगेगा, ठीक है, तो रोना स्टार्ट कर देंगे वो। टेंट्रम और इमोशनल आउटबर्स्ट, मतलब कि एकदम से वो ज्यादा क्या हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे, चीजों को इधर उधर पटकने लग जाएंगे। फिर अब फ्रीजिंग, एक जगह पे ही वो स्टिल हो जाएंगे, कि जैसे देखा होगा अगर किसी बच्चे को किसी मूवी में या फिर घर में आपने किसी के देखा हो, कि जब हम किसी बच्चे को ज्यादा धमका देते हैं, ज्यादा तेज आवाज में उसको कुछ बोल देते हैं, तो वो वहीं पे सुन्न हो जाता है एकदम, एकदम से उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो आ जाता है फ्रीजिंग, यानी कि होल्डिंग स्टिल। फिर क्लिंगिंग और बीइंग इंसेपरेबल फ्रॉम समवन दे फील इज सेफ, कि मतलब वो थोड़ा सा अलग रहना शुरू कर देंगे, और जहाँ उनको लगता है कि हम सेफ हैं यहाँ पे इस चीज से, और वहाँ उस चीज में वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो ये थे इसके लक्षण, फोबिया के जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ कॉमन टाइप्स के फोबिया हैं।
कि जैसे एनिमल्स में अगर फोबिया की बात करें तो एक आता है एरेक्नोफोबिया। ये याद करना इतना जरूरी नहीं है, पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फियर ऑफ स्पाइडर्स यानी कि जो मकड़ी से डरता है उसको अरेक्नोफोबिया, कुत्तों से जो डरता है वो साइनोफोबिया, एंटोमोफोबिया जो इंसेक्ट से डरता है, कीड़े मकोड़ों से जो डरेगा, ओफिडियोफोबिया जो सांप से डर लगता है जिसको, ठीक है? अब कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें उसको डर लग सकता है। पहले आता है इसमें एरोफोबिया, यानी कि उसको फ्लाई करने से डर लगता है। फिर एमेक्सोफोबिया, ड्राइव करने से उसको डर लगेगा। क्लस्ट्रोफोबिया, एनक्लोज्ड स्पेस यानी कि जो बंद जगह होंगी, अगर कमरा, तो कुछ लोगों को आदत होती है ना कि जो कमरे का दरवाजा खोल के सोते हैं वो, ठीक है, तो उनको क्लस्ट्रोफोबिया हो सकता है कि उनको ये बीमारी हो। फिर अगला आता है निक्टोफोबिया, मतलब अंधेरे से डर लगेगा उसको। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट से भी संबंधित कुछ चीजें हैं कि जैसे एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, कि कुछ हाइट पे अगर चला जाएगा तो वो उसको डर लगता है। एगोराफोबिया, पब्लिक स्पेस से उसको डर लगेगा कि जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होगी उसको डर लगने लग जाएगा वहां पे। एक्वा, पानी से डरेगा। एस्ट्रा, एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग, जो आसमान में बिजली कड़कती है बारिश के टाइम पे तो उससे डर लगेगा उसको। अब कुछ ब्लड और मेडिकल प्रोसीजर्स हैं या फिर चोट हैं ऐसी जिनसे उसको डर लग सकता है। एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, कि उसको दर्द होने से डर लगता है। डेंटोफोबिया, डेंटिस्ट से उसको डर लगेगा। हीमोफोबिया, अगर कहीं पे उसको ब्लड दिख जाए, रक्त दिख जाए, तो वहां पे उसको डर लगने लग जाएगा। ट्राइपेनोफोबिया, जो निडल्स होती हैं, सुई से डर लगने लगता है, ठीक है। जो नॉर्मल डर है वो एक अलग चीज है, लेकिन एक्सेसिव अगर वो चीज हो जाए तो ये फोबिया का रूप धारण कर ले। तो ये थे आपके फोबिया। अब लास्ट आता है आपका इसमें डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या है, यानी कि अवसाद। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से वो डिप्रेशन से ही पूछे जाते हैं कि डिप्रेशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, निषेध क्या है, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर दैट कॉजेज ए परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, कि हमेशा लगातार किसी का उदास बने रहना, ये डिप्रेशन है। और एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसका किसी भी चीज में कोई मन नहीं लगेगा, कोई काम करने में उसका मन नहीं लगेगा, कोई चीज खाने में उसका मन नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, या फिर क्लिनिकल डिप्रेशन भी इसको बोल देते हैं। तो सारे एक ही चीज है, एक ही नाम है। फिर एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं हंस सीले, उसने स्ट्रेस थ्योरी दी है एक। स्ट्रेस इज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड ऑन द बॉडी, कि मतलब स्ट्रेस जो है वो, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कि इन चीजों का कोई ऐसे फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये किस कारण से ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि किस चीज के प्रति कैसे बॉडी रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो दी है वो हंस सीले ने दी। ये एक बार पीवाईक्यू भी पूछा गया है कि जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है वो किसने दी है, ठीक है, या फिर स्ट्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो हंस सीले ही हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिप्रेशन। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के। कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं कि जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है, तो वो अपने आप में खुद ये महसूस करे कि मैं दूसरों से क्या हूँ, हीन हूँ, हीन भावना जिसमें आ जाती है, तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में आ जाए कि पीपल विद डिप्रेशन appear to have physical changes in their brain, ठीक है। एक तो ये हो गया, और कुछ उनके ब्रेन में ऐसा फिजिकल चेंजेस हैं कि मतलब उनके ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसी हुई, बनावट ऐसी है कि उनको डिप्रेशन जो है हो जाता है, ज्यादा दुखी होते हैं। ब्रेन की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आ जाएंगे, जो भी केमिकल्स रिलीज होंगे, केमिकल्स जो रिलीज होते हैं ब्रेन में उनको बोलते हैं हम न्यूरो। अब कुछ ऐसे न्यूरो हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, और ये नेचुरल केमिकल हैं, ठीक है। तो स्लो डाउन करेंगे तो उसको डिप्रेशन की समस्या आने लग जाती है। अब कुछ हॉर्मोन्स हैं कि जैसे कि स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन मेनोपॉज के टाइम पे कम होने लगता है, स्पेशली मेनोपॉज के टाइम पे। तो हार्मोन चेंज आते हैं तो उस टाइम पे मूड स्विंग्स जो हैं फीमेल्स में देखे जाते हैं। तो चेंजेस इन बॉडी बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स में बी इन्वॉल्व इन कॉजिंग और ट्रिगरिंग डिप्रेशन।
फिर इनहेरिटेड ट्रेड्स, कि अगर मान लिया स्पेशली देखा जाता है कि मान लिया गर्भ में बच्चा है, यानी कि कोई गर्भवती महिला है, और अगर वो पूरे उस 9 महीने में गर्भावस्था के दौरान अगर दुखी रहे, खुश ना रहे, तो बच्चों में भी फिर वो ट्रांसफर हो जाती है चीज, जो बच्चा पैदा होगा। तो ये थे इसके बेसिक से कारण। अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आ रही हो या फिर किसी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट करके इसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या आएंगे, कि कैसे आपको पता लगेगा कि आदमी डिप्रेस्ड है या नहीं। तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदास रहेगा, चेहरे से ही पता लग जाएगा। और रोता रहेगा, हमेशा रो भी सकता है वो किसी सिचुएशन में। एंग्री आउटबर्ड्स, मतलब एकदम से उसका गुस्सा बैठा रहेगा, चुपचाप शांत बैठा रहेगा कुछ दिन तक, लेकिन एकदम से फिर चीजों के ऊपर उसका गुस्सा निकलता है। इरिटेटेड वो रहेगा, और फ्रस्ट्रेटेड रहेगा अपने आप से, इवन और स्मॉल मैटर्स, छोटे छोटे चीजों में वो गुस्सा करने लगता है, इरिटेटेड होने लगता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी चीज में उसका मन नहीं करेगा, ना खाने का, ना पीने का, नहीं कहीं ना कहीं बाहर जाने का, ना कुछ काम करने का। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, उसकी नींद भी क्या रहती है, डिस्टर्ब रहती है। टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, थकान उसमें होती है, और जो एनर्जी है वो भी उसमें कम होती है। भूख उसकी कम हो जाती है, भूख कम लगती है इसमें, और भूख कम लगेगी तो वेट लॉस उसका हो जाएगा। इंक्रीज्ड क्रेविंग फॉर फूड्स, ठीक है। तो या तो होगा उसकी भूख कम हो जाएगी, दोनों कंडीशन इसमें हो सकती है, और वजन उसका कम हो जाएगा, या फिर उसकी भूख बढ़ जाएगी और वेट उसका गेन हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन इसमें पॉसिबल। एंजाइटी, बेचैनी होगी उसको, एजिटेशन, कि चिड़चिड़ा स्वभाव उसका हो जाएगा। रेस्टलेसनेस, कि आराम कहीं पे भी महसूस नहीं होगा, उसको कुछ भी करने में उसको अच्छा फील नहीं होगा। स्लो थिंकिंग, धीरे धीरे चीजों को सोचता है वो, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता है चीजों को करने में। बोलेगा आराम आराम से बिल्कुल, बॉडी मूवमेंट्स उसकी स्लो, यानी कि रिस्पॉन्स देने में भी वो स्लो हो जाता है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस ऑफ डेथ, यानी कि सुसाइडल थॉट्स उसके बन जाते हैं, कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ना मुझसे कोई काम ठीक से हो पाता है, तो मैं मर ही जाता हूँ इससे अच्छा। इस टाइप के थॉट्स उसके बनने लग जाते हैं। तो ये थे इसके डिप्रेशन के लक्षण। अब ये डिसऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। इसके योगाभ्यास देखते हैं अब कि कॉमन प्रोटोकॉल इनका क्या है। तो आसन में आप पवन मुक्त आसन, शशांक आसन, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, धनुरासन, उष्ट्रासन, त्रिकोणासन, नौकासन, कटी चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सिंहासन, भुजंगासन, हलासन, हास्य आसन, मार्जारी आसन और ताड़ासन और वृक्षासन इसमें कर सकते हैं। तो ये सारे आसन इसमें बताए गए हैं, और जो मेन इसमें आसन बताया गया है वो बताया गया है पवन मुक्त आसन, ठीक है। मेन आप इस तरह ही मान सकते हो कि ये सीक्वेंस में करने होते हैं, कि स्टार्टिंग आप करोगे पवन मुक्त आसन, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ से करके फिर एक एक आसन आप इसमें ऐड करते जा सकते हो, जैसे जैसे उसकी इंप्रूवमेंट होती जाती है। फिर प्राणायाम में इसमें सबसे मेन रहेगा नाड़ी शोधन, फिर भस्त्रिका, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम इसमें कर सकते हैं। मुद्रा और बंद में अश्विनी मुद्रा, मूल बंद, ये दो बंद इसमें लगा सकते हैं। मेनली क्या है, इसमें आपको पेट ठीक रखना है। अगर पेट ठीक हो गया, उसका भूख सही से लगने लग गई, उसको नॉर्मल आ गया उसका पाचन, और गैस उसको ना बने, पेट साफ अच्छे से हो जाए, तो आधा डिप्रेशन उसका वहीं पे खत्म हो जाएगा। वायु जब आपने शांत कर दी, वात शमन इसमें करना होता है, क्योंकि जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि जितने भी मानसिक विकार हैं, ठीक है, जो भी हमने किए यहाँ 4 किए, तो ये जो न्यूरॉन से संबंधित होते हैं, यानी कि नर्व से संबंधित होते हैं। और नर्व्स को हम कोरिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा वात दोष से। अगर आपने वात को काबू कर लिया, तो काफी हद तक ये जो मानसिक विकार हैं कंट्रोल हो जाते हैं। तो जो वात शामक जो भी योगासन प्राणायाम है आपके, वो सारे इसमें कर सकते हैं। षटकर्म में आप नीति कर सकते हैं, कुंजल, संख प्रक्षालन और लघु संख प्रक्षालन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे जो आप कर सकते हैं। निषेध में क्या क्या आ जाएगा इसका, कि आपको क्या नहीं करना है इस कंडीशन में। स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ भी नहीं लिखूंगा मैं इसको, इसको मैं लिखूंगा डिप्रेशन में। डिप्रेशन में निषेध, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। ध्यान नहीं करना है इसमें, मेडिटेशन नहीं करना है, शवासन नहीं करना है इसमें, ठीक है।
तो कुछ हद तक इसमें भ्रामरी भी नहीं करना होता है, भ्रामरी बहुत सावधानी के साथ करना होता है। ये ऊपर जनरल लिखे हैं सब में, लेकिन अगर स्पेशली बात करें डिप्रेशन की तो उसमें भ्रामरी भी नहीं करनी। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें ऐड कर लेना है अपना नोट्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये थे आपके मानसिक विकार, और उनसे उनमें जो हम योगाभ्यास कर सकते हैं वो, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी थेरेपेटिक योगा जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद जो इसके पीवाईक्यूज की वीडियो है, आप वो इसके पीवाईक्यू जितने भी आज तक पूछे गए हैं तो सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की वीडियो आपको मिल जाएगी तो इसी चैनल पर। और उसकी अलग से प्लेलिस्ट है एक, थेरेपेटिक योगा पीवाईक्यूज। तो उसमें आपको टॉपिक वाइज अलग अलग सबके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तो एक एक लेक्चर को करते जाएं और उसके पीवाईक्यू साथ साथ में देखते जाएं। फिर लास्ट में आता है इसमें शिथिलीकरण। शिथिलीकरण के लिए, रिलैक्सेशन के लिए आप योग निद्रा इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखेंगे। सभी को ओम।